हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मोहन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2021 का क्लास 7 का एसएसटी सब्जेक्ट का जो कि हिस्ट्री है उसका हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, बट करिएगा जरूर। लाइक या डिसलाइक जो आपको इच्छा वो कीजिएगा, बट कीजिएगा जरूर ताकि आपका रिस्पॉन्स फीडबैक ये मिलता है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि कैसा और थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो आप लोगों का हेल्प से थ्रू आप लोगों का कैसा क्या चीज़ चाहिए आप लोग बताइएगा, तब ना हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो इसीलिए आप लोग बताइएगा कि क्या चीज़ क्या ज़रूरत है आप लोगों को, वो बताइएगा तो हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं तो क्या है फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021 का क्लास 7 एसएसटी ग्रुप ए जो कि हिस्ट्री है। अब देखिए तो पहला क्वेश्चन सेक्शन क्या है आप लोगों का, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों का है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बाबर वाजे डैश टर्क। बाबर क्या था, बाबर वाजे डैश टर्क। कौन सा टर्क है, तो मुस्लिम टर्क है। बाबर वाजे मुस्लिम टर्क इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बी में क्या है, बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट इन द ईयर। अब जो बैटल ऑफ खानवा था वो कब फाउट किया गया, कौन सा ईयर में, तो हुआ था 1527। मतलब बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट इन द ईयर 1527, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए डाइस वाज द फाउंडर ऑफ द सूर डायनेस्टी। अब कौन है सूर डायनेस्टी का फाउंडर, तो उसका आंसर होगा शेर शाह सूरी वाज द फाउंडर ऑफ द सूर डायनेस्टी, ठीक है। शेर शाह सूरी था फाउंडर किसका, सूर डायनेस्टी का। अब देखिए डी में क्या है, द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ मुगल अंपायर वाज मेड अंडर द रूल ऑफ डाइस। अब किसके रूल में मुगल अंपायर का जो ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन हुआ था तो किसके अंडर में, वो बाबर के। तो इसका आंसर होगा द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ मुगल अंपायर वाज मेड अंडर द रूल ऑफ बाबर। बाबर के अंडर में ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन हुआ था किसका, मुगल अंपायर का, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन ई में क्या है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन डैश एंड डैश। किसके किसके बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का लड़ाई हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इसका आंसर होगा द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन अकबर एंड हेमू, ठीक है। याद रखिएगा अकबर और हेमू, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद क्या है, दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस आर इनरोल्ड एज। अब जो मुगल सर्विस के साथ इनरोल करता है, ज्वाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मनसबदार। क्या बोलते हैं, मनसबदार। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वेयर इनरोल्ड एज मनसबदार, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, द क्रिएशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज ऑन ओए टू डैश। अब जो क्रिएशन हुआ था दिल्ली सल्तनत का वो क्या हुआ, तो इसका आंसर होगा मुइज अल दिन मोहम्मद इबन शाम एंड कुतुबल दिन ऐबक। इसका आंसर होगा द क्रिएशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज ऑन टू मुइज अल दिन मोहम्मद इबन शाम एंड कुतुबल दिन ऐबक, ठीक है। ये उठपटांग है, बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसका स्पेलिंग बता देते हैं, MUIZZ AL-DIN। उसके बाद मोहम्मद MUHAMMUD, मोहम्मद IBN इवन SAM शाम एंड QUTB कुतुब अल AL-DIN दिन ऐबक AIBAK ऐबक। इसका आंसर होगा यही कि द क्रिएशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज ओन्ड OWED टू मुइज अल दिन मोहम्मद इबन शाम एंड कुतुब अल दिन ऐबक, ठीक है ना। इसका ये आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद इबन तुगलक वाज द सन ऑफ डैश। मोहम्मद इबन तुगलक है वो किसका सन था, किसका सन था, वो गियासउद्दीन तुगलक। किसका था, गियासउद्दीन तुगलक का वो मोहम्मद इबन तुगलक बेटा था। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इबन तुगलक वाज द सन ऑफ गियासउद्दीन तुगलक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे है व्हेन खलजी एनेक्ट गुजरात इट वाज रूल्ड बाय। जब खलजी जो है गुजरात में एनेक्ट किया था, इंटर किया, तो वो उस टाइम में कौन सा किंग रूल करता था, उसका आंसर होगा किंग कर्णादेव। क्या होगा आंसर, किंग कर्णादेव। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन खलजी एनेक्ट गुजरात इट वाज रूल्ड बाय किंग कर्णादेव, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट है, मालिक कफूर वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ डैश। मालिक कफूर जो है किसका मिलिट्री कमांडर था, उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का। कौन किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। कौन था, मालिक कफूर क्या था, मिलिट्री कमांडर। इसका आंसर होगा मालिक कफूर वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना।
तो पहला आंसर है पद्मिनी वाज द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह। अब पद्मिनी जो था ब्यूटीफुल क्वीन वो राणा रतन सिंह का था, तो इसका ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्योंकि पद्मिनी जो है, आप लोग मूवी का नाम भी सुने हैं क्या, पद्मावती नाम सुने ना, इसी से वो मूवी बना था पद्मिनी के, इसी जो ब्यूटीफुल क्वीन था इसी से वो मूवी बना था। तो पद्मिनी वाज द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह, ट्रू है इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए खिजरा खान वाज द इल्डेस्ट डेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। खिजरा खान जो था इल्डेस्ट डेन मतलब बटा बेटा ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का था, कौन खिजरा खान, तो सही है, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। खिजरा खान वाज द एल्डेस्ट डेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ट्रू। उसके सी में क्या है, मुगल अंपायर वाज फाउंडेड इन द ईयर 1526। मुगल अंपायर का फाउंडेड हुआ था ईयर में 1526 में, हाँ तो हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 1526 में मुगल अंपायर का फाउंडेड हुआ था। अब इब्राहिम लोदी was defeated in the first battle of पानीपत। अब इब्राहिम लोदी जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हारा था, तो ट्रू, ये हारा था वो, इसलिए सही हो जाएगा, ट्रू इसका आंसर। इब्राहिम लोदी was defeated in the first battle of पानीपत, ट्रू। अब ई में देखिए औरंगजेब regained ranged REIGN ranged between 1658 to 1707, मतलब वो औरंगजेब जो है को इस ईयर के बीच में 1658 टू 1707 के बीच तक वो शासन किया था। इसका मतलब ये तो शासन करना कि कब तक शासन करना, तो इसका आंसर इतना ये ट्रू हो जाएगा। औरंगजेब रेज्ड बिटवीन 1658 एंड 1707 तक वो किया था शासन, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, अब देखिए 3 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ऑफ इच। अब हर क्वेश्चन का आंसर करना है, वो भी 100 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मनसबदार एंड जागीरदार। आपको शॉर्ट नोट कर लिखना है किसके बारे में, मनसबदार क्या होता है और जागीरदार क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका आंसर, दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वेयर इनरोल्ड एज मनसबदार। अब वैसे जो आदमी मुगल सर्विस में ज्वाइन करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मनसबदार बोलते हैं, इनरोल्ड एज मनसबदार। ठीक है, अब देखिए मनसबदार हैड ए मिलिट्री बैकग्राउंड एंड वेयर द हेड्स ऑफ स्मॉल एरिया कॉल्ड मनसब्स। मनसबदार क्या होता है, एक मिलिट्री बैकग्राउंड से होता है और वो क्या करता है, स्मॉल एरिया का हेड होता है, उसको बोलते हैं मनसब। ठीक है, दे हैड द ड्यूटी टू मेंटेन आर्मी यूनिट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। उसका क्या काम होता है, उसका ड्यूटी होता है आर्मी को मेंटेन करना का, आर्मी यूनिट का मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, उसके कैपेबिलिटी के अनुसार। ठीक है, एंड फुलफिल द मिलिट्री नीड्स ऑफ द मुगल एम्पायर, और उसका फुलफिल करना मिलिट्री नीड्स का, जो भी जरूरत है वो मुगल एम्पायर का, ठीक है ना, मिलिट्री का सर्विस का जो भी इसको जरूरत है उसको फुलफिल करना है, मनसबदार का काम है ये। अब क्या है जागीरदार, द जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ द एम्पायर इनटू ए नंबर ऑफ जागीर्स। अब जागीरदारी सिस्टम जो है इन्वॉल्व है किसमें, डिवीजन ऑफ द एम्पायर इनटू ए नंबर ऑफ जागीर्स। ठीक है, द जागीरदार वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। और जागीरदार सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, मेंटेनेंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम का मेंटेनेंस करना ऑफ द एरिया, उस एरिया का। ही कलेक्टेड द रिवेन्यू फ्रॉम द एरिया, हैंडेड इट ओवर टू द सेंट्रल एम्पायर। उसका क्या काम होता है, रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एरिया हैंडेड, जिसके उसके अंदर का जो हेड होता है वो जहाँ का हो जाएगा, इट ओवर टू द सेंट्रल एम्पायर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर फिर से देख लेते हैं क्या होगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मनसबदार एंड जागीरदार। तो इसका आंसर होगा दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वेयर इनरोल्ड एज मनसबदार। Mansabdar had a military background and were the heads of a small area called mansabs. They had the duty to maintain army units according to their capability and fulfill the military needs of the Mughal Empire. The Jagirdari system involved the division of the empire into a number of Jagirs. The Jagirdar was responsible for the maintenance of the financial system of the area. He collected the revenue from the area, handed it over to the central empire. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मिलिट्री फ्लोरिसेस अंडर द मुगल्स। अब मिलिट्री से जो कब मुगल के अंडर में कब फूला मतलब कब उसका इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ा, ग्रोथ हुआ उसका। इसका आंसर होगा द मुगल्स इम्पोर्टेड देयर कैवलरी ट्रैक्टिस फ्रॉम द तर्किस्तान एंड देयर आर्टिलरी फ्रॉम टर्की। जो मुगल है वो अपना घुड़सवारी या घुड़सवार को कहाँ से मंगाया, तर्किस्तान से, और उसका जो आर्टिलरी मतलब तोप का जो गोला उसका सिस्टम वो कहाँ से, टर्की से मंगाया। दे फायर आर्म्स रिमूव्ड remained slow firing and cumbersome so that they were outclosed both in rate of fire and in range by the 18th century। अब 18th century के टाइम में क्या होता मतलब उस टाइम में इसका जो फायर आर्म्स था वो क्या था, स्लो था फायरिंग में करने में, जिससे क्या होता था उसका आउटक्लोज जो है वो रेट से फायर का वो कम हुआ था। ठीक है, इन द फेस ऑफ चार्जिंग मुगल कैवलरी इन्फेंट्री
आर्म्ड विथ सच फास्टर एंड मोर एक्यूरेट वेपन्स। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद इन द फेस ऑफ चार्जिंग, तो मुगल क्या किया कि मैं अच्छा कर वही मतलब अच्छा घुड़सवारी घुड़सवारी करने वाला ट्रूप्स लाया, उसके इन्फेंट्री आर्म जो कि एडवांस्ड आर्म्स लाया किसके उस टाइम से, और जो कि वो क्या फास्टर और मोर एक्यूरेट हुआ करता था वेपन्स में। कुड फायर 3 टाइम्स इंस्टेड ऑफ वंस, अभी के टाइम से मतलब जिसके पास था उससे वो 3 टाइम्स एक्यूरेट था, ठीक है। Thus destroying the traditional dominance held by heavy cavalry in Indian warfare। इससे क्या होता था, बहुत हैवी डिस्ट्रॉय हुआ करता था जो उस टाइम लड़ाई वड़ाई जब भी होता था उस टाइम में, ठीक है ना। तो इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी क्योंकि अब क्या है, मोर ओवर बियॉन्ड दिस टेक्निकल एडवांटेज द यूरोपियंस आल्सो हैड द एडवांटेज ऑफ डिसिप्लिन। और इसके अलावा भी क्या होता था, जो टेक्निकल ये था एडवांटेज, उसके बाद अलावा क्या था, यूरोपियन के पास एक एडवांटेज था जो कि डिसिप्लिन हो, ठीक है ना, डिसिप्लिन वो लोग रहता था, ये एडवांटेज था। तो इसका आंसर देखिए क्या है, हाउ डिड द मिलिट्री फ्लोरिसेस अंडर द मुगल्स। इसका आंसर होगा द मुगल्स इंपोर्टेड देयर कैवलरी टैक्टिक्स फ्रॉम तुर्किस्तान एंड देयर आर्टिलरी फ्रॉम टर्की। आर्टिलरी मतलब होता है गोला बारूद का टोप। देयर फायर आर्म्स रिमूव्ड स्लो फायरिंग एंड cumbersome so that they were outclassed closed both in rate of fire and in range by the 18th century. In the face of charging Mughal cavalry, infantry armed with such faster and more accurate weapons could fire 3 times instead of once, thus destroying the traditional dominance held by heavy cavalry in Indian warfare. Moreover, beyond this technical advantage, the Europeans also had the advantage of discipline। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मिलिट्री कंक्वेस्ट ऑफ खिलजी। अब मिलिट्री कंक्वेस्ट ऑफ खिलजी के बारे में लिखना है आपको, क्या तो इसका होगा अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली हु लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, पहला रूलर था दिल्ली का जो कि फाउंडेशन किया था किसका, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का। He imported quality horses and started the system of branding horse दाग। वो क्या किया था, एक क्वालिटी हॉर्सेस को इंपोर्ट किया था बाहर से और उसके उसका एक ब्रांडिंग सिस्टम किया था हॉर्स का, क्या नाम था, दाग। सो दैट द सोल्जर्स कुड नॉट रिप्लेस दैम विथ इंफीरियर क्वालिटी। इससे क्या होता था, सोल्जर जो था वो रिप्लेस किया था किसको, इंफीरियर क्वालिटी जो पुराना घोड़ा था उससे रिप्लेस किया था इसको, ठीक है ना। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ चेहरा दैट इज गिविंग ए काइंड ऑफ आइडेंटिटी। वो एक और इंट्रोड्यूस किया था क्या सिस्टम जिसका नाम था चेहरा। चेहरा में क्या होता था, मतलब कि एक तरह का वो आइडेंटिटी कार्ड उसका हुआ करता था उस टाइम का सोल्जर का, ठीक है ना, अभी सोल्जर का। ही हिमसेल्फ अप्रूव्ड ऑल रिक्रूटमेंट टू द आर्मी एंड पेड कैश सैलरीज टू द सोल्जर्स फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। और वो क्या करता था, खुद से रिक्रूटमेंट करता था आर्मी का और उसको सैलरी के तौर में कैश दिया करता था, और साथ में वो कहाँ से, टू द सोल्जर्स को दिया करता था फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। रॉयल मतलब जो उसका तय खाना मतलब जो खजाना हुआ करता राजा महाराजा का उससे वो दे देता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्राइब द मिलिट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ए परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। He imported quality horses and started the system of branding horses Dag so that the soldiers could not replace them with inferior quality horses. He also introduced the system of chehra that is giving a kind of identity card for every soldiers. He himself approved all recruitment to the army and paid cash salaries to the soldiers from the royal treasury। ठीक है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द रूल ऑफ मोहम्मद इब्न तुगलक। आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है मोहम्मद इब्न तुगलक का रूल, ठीक है। तो मोहम्मद इब्न तुगलक वाज बोर्न इन 1290। मोहम्मद तुगलक का जन्म हुआ था उसका 1290 में, कहाँ, दिल्ली इंडिया में। इंडिया में दिल्ली में हुआ था और डायड मार्च 20 1351 सोंडा सिंध नौ इन पाकिस्तान। उसका वो मरा कब था, मार्च 20 में 1351 में, और कहाँ, सोंडा जो कि सिंध में है और अभी वो कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। ही वाज द सेकंड सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। वो सेकंड सुल्तान था तुगलक डायनेस्टी का, ठीक है ना। रिजेंट वो 1325 से 1351 में वो शासन किया था। हु ब्रीफली एक्सटेंडेड द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और वो क्या हुआ था, थोड़ा सा ब्रीफली एक्सटेंड हुआ था उसके राज्य में किसका, दिल्ली सल्तनत का रूल जो कि नॉर्थ इंडिया में हुआ था। ओवर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट वो नॉर्थ इंडिया में उसका एक्सटेंड हुआ था, थोड़ा एक्सटेंड हुआ था मतलब बढ़ा था शासन। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ गियाजुद्दीन तुगलक। वो किसका था, एल्डेस्ट सन, बड़ा सन था गियाजुद्दीन तुगलक का। द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, जो कि फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। कौन, इसके पिताजी का नाम था गियाजुद्दीन तुगलक, वो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। मोहम्मद
ascended to the Delhi throne upon his father death in 1325। मोहम्मद जो है फादर के अपने डेथ होने के बाद एसेंड मतलब रोल में आया वो, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है एसेंडेड मतलब वो शासन में आया कब, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। एज ही रीजन बिगेन मोहम्मद अटेम्प्टेड विदाउट मच सक्सेस। इससे वो क्या हुआ, मोहम्मद जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं अपने रोल में पाया, अपना रूलर टाइम में, शासन के टाइम में ज़्यादा सक्सेस उसको नहीं मिला। अब देखिए इसका आंसर, डिस्क्राइब इन डिटेल द रूल ऑफ मोहम्मद इब्न तुगलक। इसका डिटेल में आंसर क्या होगा, मोहम्मद इब्न तुगलक वाज बोर्न इन 1290 दिल्ली इंडिया एंड डाइड मार्च 20 1351 सोंडा सिंध नाउ इन पाकिस्तान। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म कब हुआ था, 1290 में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली जो कि इंडिया में है। और कब हुआ था वो, मार्च 20 1351 में वो डेथ हुआ था उसका। कहाँ हुआ था, सोंडा जो कि सिंध में हुआ था और जो कि पाकिस्तान में अभी, पहले इंडिया में हुआ करता था, अभी पाकिस्तान में वो। ही वॉज द सेकंड सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। वो सेकंड सुल्तान था तुगलक डायनेस्टी का, जो कि शासन काल उसका क्या था, 1325 से 51 के बीच में वो शासन किया था। हु ब्रीफली एक्सटेंडेड द रूल ऑफ द दिल्ली सेंट्रल टू ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ओवर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसका ब्रीफली एक्सटेंड हुआ था रूल, किस कहाँ पे, दिल्ली सेंट्रल, किसका, दिल्ली सेंट्रल का, किस एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया ओवर द मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ही वॉज द इल्डेस्ट सन ऑफ गियाजुद्दीन तुगलक। वो क्या था, बड़ा बेटा था गियाजुद्दीन तुगलक का, गियाजुद्दीन तुगलक का, जो कि फाउंडर था, द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, जो कि फाउंडर तुगलक डायनेस्टी का। मोहम्मदीन ascended to the Delhi throne upon his father's death in 1325। मोहम्मद जो के रोल में आया, शासन में आया कब, दिल्ली सल्तनत में, कब, जब उसके पिताजी का डेथ हुआ 1325 में, ठीक है ना। एज ही रिजेंस बिगेन मोहम्मद अटेम्प्टेड विदाउट मच सक्सेस, और वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ अपने शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। तो यही इसका आज का आंसर था। एक बार आप लोग को ओवरव्यू लेना है तो ले सकते हैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट है, देखिए फर्स्ट पेज है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर आप लोग पॉज करके भी इसको देख के लिख सकते हैं। क्वालिटी में भी कोई इश्यू होगा या साउंड में इश्यू है तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इधर ये पेज तक ही है, इधर नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों का सिविक्स का, इसको भी नहीं देखना, इधर का देखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कर लेके आएंगे। तब तक वीडियो साथ बने रहे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोगों का मेहनत को देखते हुए अपना रिस्पॉन्स, फीडबैक अपना दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और कम से कम फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा है वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी अच्छे से रहिएगा, लेकिन हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।